जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बॉटनी की दोस्तों सेकंड क्लास। येलो बुक की दोस्तों अभी तक हमारी जितनी क्लासें हुई थी उनमें से दोस्तों आपका अंतिम और दोस्तों येलो बुक का दोस्तों सबसे अंतिम जो पॉइंट है साइंस में उसकी दोस्तों और हम आ चुके हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के दोस्तों ये आपकी जो क्लास है बिल्कुल दोस्तों अंतिम छोर पर है। लगभग 2 वीडियो में आपकी पूरी येलो बुक दोस्तों हमेशा के लिए दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी, जिसे आप दोस्तों कई महीनों से दोस्तों आप कहते आ रहे हैं कि सर येलो बुक जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिएगा, आपके जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आने वाले हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम आने वाले हैं, नज़दीक हैं, और आप लोगों की दोस्तों जो येलो बुक है वो भी दोस्तों आप सही समय पर दोस्तों आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे और आप लोगों को बता दें कि ये चैप्टर दोस्तों है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से दोस्तों आपका जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का दोस्तों जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों साइंस में एक अलग से दोस्तों उसमें टॉपिक दिया गया है। साइंस के दोस्तों अलग से दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से 25, जो कि आपका यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, वो भी साइंस की। स्पेशल कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें स्पेशल साइंस के क्वेश्चन अलग से दोस्तों आप लोगों के लिए पूछे जाएंगे। और बाकी के आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जिस भी बोर्ड की तैयारी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी के लिए दोस्तों ये समानता उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों क्लास में जरूर जुड़े और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमने दोस्तों जो पिछली क्लास को कहाँ से ऑफ किया था और आज हम दोस्तों कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको क्वेश्चनों की श्रृंखला में। दोस्तों तो आज की जो क्लास में हम चर्चा करेंगे वो आप लोगों से करेंगे दोस्तों हम प्लांट टिश्यू के बारे में, पादप ऊतक के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा करेंगे। जो पिछली क्लास में चर्चा की थी वो हमने आपके कि कौन से पौधे किस कुल में आते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। उस पर दोस्तों प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, जो कि फर्स्ट वीडियो आपका बॉटनी का है। तो उसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपकी दोस्तों बॉटनी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और इस क्लास को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर कंप्लीट देखें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पादप ऊतक के बारे में कि पादप ऊतक जो टिश्यू होते हैं वो होते क्या हैं, टिश्यू कैसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है आपका ऊतक यानी कि टिश्यू। ये दोस्तों समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं को कहते हैं। जो आपके दोस्तों ऊतक होते हैं वो दोस्तों हमारी कोशिकाओं में जो संरचनाएँ बनी होती हैं वो दोस्तों कार्य करने वाली जो कोशिकाएँ होती हैं उन्हीं को ही हम दोस्तों ऊतक कहते हैं। जैसे कि जो ऊतक होता है वो आपका जाइलम संवहनी ऊतक होता है। एक जाइलम होता है दोस्तों, एक आपका फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है दोस्तों वो क्या होता है, देखिए जाइलम भी एक ऊतक है और फ्लोएम भी एक ऊतक है, जो कि दोनों ही दोस्तों संवहनी ऊतक हैं। जाइलम का कार्य होता है दोस्तों कि खनिज लवणों को संवहन करना, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का दोस्तों पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन और पौधों के लिए विकसित करना। ये दोस्तों किसका कार्य होता है, ये दोस्तों फ्लोएम का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की, उसके बाद बात करेंगे फ्लोएम की। तो दोस्तों जाइलम जो है दोस्तों वो संवहनी ऊतक है, जिसका कार्य दोस्तों यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है और खनिज लवणों का दोस्तों संवहन करता है। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए जाइलम दोस्तों क्या करता है, पौधों की दोस्तों गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय से गिनकर ही की जाती है। जाइलम से दोस्तों हम पौधों की गणना कर सकते हैं, उनके वार्षिक वलय की काउंटिंग कर सकते हैं, किसके द्वारा, जाइलम पौधों के द्वारा, आयु की गणना के द्वारा। अगला पॉइंट है फ्लोएम। फ्लोएम दोस्तों एक संवहनी ऊतक होता है, जिसका मुख्य कार्य दोस्तों पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो जो सूर्य के प्रकाश से भोजन जो बनाते हैं उनका दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है, वो भी दोस्तों उसमें एक फ्लोएम होता है, जो कि दोस्तों एक संवहनी ऊतक होता है, जो कि पत्तियों द्वारा बनाए गए, क्योंकि जो पत्तियों के दोस्तों हरा रंग किस कारण होता है दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि दोस्तों भोजन बनाती हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। और वो दोस्तों जो फ्लोएम एक ऊतक होता है वो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधों के अन्य भागों में भी दोस्तों पहुंचाता है।
केवल पत्तियों में ही नहीं बल्कि दोस्तों अन्य भागों में भी दोस्तों भोजन का पहुंचाने का कार्य दोस्तों फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम का दोस्तों आपको कार्य समझ में आ गया कि फ्लोएम जो होता है वो पौधों में किस प्रकार से कार्य करता है। यानी कि हम कह सकते हैं यदि आपसे कोई मौखिक क्वेश्चन भी करता है या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि फ्लोएम का क्या कार्य है, तो फ्लोएम का दोस्तों आपको बिल्कुल एक सिंपल सी परिभाषा बताऊंगा कि फ्लोएम का दोस्तों सिंपल सी परिभाषा आप आसानी से याद रख सकते हो कि फ्लोएम का कार्य दोस्तों पत्तियों द्वारा, हरी पत्तियों द्वारा या पत्तियों द्वारा बोल सकते हैं या दोस्तों हरी पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम ऊतक का कार्य होता है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ ज़्यादा नहीं, यानी कि फ्लोएम का दोस्तों कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाना, ये दोस्तों फ्लोएम का कार्य होता है। क्लियर? तो आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम के बारे में पता हो गया। जाइलम से बारे में क्या बोलेंगे कि जाइलम पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय के काउंटिंग के कारण होती है। तो ये आपका जाइलम और ये फ्लोएम बिल्कुल क्लियर दोस्तों हो गया है, बिल्कुल भी दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आपसे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ये आपने दोस्तों 10th क्लास में और 12th क्लास में साइंस में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो भी आपके साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उन्हें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता ही होगा अच्छे से। तो वही दोस्तों इसमें भी दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं दोस्तों कि पौधों में जल प्रकाश और पर्णहरित तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों और जल प्रकाश और पर्णहरित, यानी पर्ण में से होती है दोस्तों पत्ती और हरित में से हरी, या हम बोल सकते हैं कि पौधों में जल प्रकाश और हरी पत्ती तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर? बस आपको पौधों में जल और प्रकाश और पत्तियों का हरा होना। यदि देखिए कोई भी पौधा होता है, जैसे मान लेते हैं यदि आप कोई भी पौधा एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई वृक्ष है, ये कोई वृक्ष ले लिया मैंने, ये कोई पौधा है। अब इसमें दोस्तों जो पेड़ है ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें यदि हम जल डालेंगे, यदि ये पौधा मान लेते हैं कि एक छोटा सा पौधा है, ये एक छोटा सा ये कोई पौधा है, इसमें हमने दोस्तों जल डाला, धीरे धीरे ये बड़ा होता गया और ये बाहर पौधा लगा, इसमें क्या हुआ, सूर्य की प्रकाश की किरणें भी इसमें दोस्तों पड़ रही हैं, सूर्य के प्रकाश की इसमें किरणें भी पड़ रही हैं। और जब सूर्य की प्रकाश की जब किरण पड़ेंगी, पौधे को आप निरंतर जल दोगे तो उसकी पत्तियां कैसी रहेंगी, हरी रहेंगी। जब हरी रहेंगी, और आप सभी जानते हो कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जब ये सारी उपस्थिति होगी तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की अवस्था जरूर बनेगी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जरूर होगा और एक पौधा जो है दोस्तों वो कैसा होगा, हरा भरा बना रहेगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों स्थलीय पौधे वायुमंडलीय, स्थलीय पौधे वायुमंडलीय, स्थलीय पौधे वायुमंडलीय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दोस्तों जो स्थलीय पौधे होते हैं, स्थल में जो पृथ्वी पर पौधे हैं दोस्तों, वो वायुमंडल में CO2 तो लेते हैं, लेकिन जलीय विलयन पौधे में जली में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ आपके स्थलीय पौधे होते हैं और कुछ आपके दोस्तों जलीय पौधे होते हैं। स्थलीय पौधे वे होते हैं दोस्तों जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, थल पर पाए जाते हैं, और जो जलीय पौधे होते हैं दोस्तों वो जल के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि क्या सर जो स्थल पौधे होते हैं वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जलीय पौधे क्या लेते हैं, तो दोस्तों जलीय पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं और स्थल पौधे जो होते हैं वो भी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। बस फर्क इतना ही होता है कि जो स्थल पौधे होते हैं वो वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है, खुला हुआ भाग है, उससे दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जो जलीय विलयन है, जो कि जल में जो पौधे पाए जाते हैं, वो दोस्तों जो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको ग्रहण करते हैं। सीधी सी बात है कि जो जल वाले पौधे हैं वो दोस्तों जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो आपके स्थलीय पौधे हैं वो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लियर? चलिए आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लिया करें। अगला पॉइंट है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल परासरण, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑस्मोसिस की क्रिया। पत्ती की कोशिकाओं में जल परासरण द्वारा CO2 वायुमंडल में विसरण द्वारा जाता है। पत्तियों में हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल के कारण होता है। यही देखो मैं अभी पॉइंट आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, सभी को पता ही होगा, मोस्टली इजी क्वेश्चन है। क्लोरोफिल के केंद्र में दोस्तों मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है।
जो आपका क्लोरोफिल का भाग होता है उसके दोस्तों केंद्र में एक दोस्तों मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। और क्लोरोफिल दोस्तों प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों वो प्रकाश की उपस्थिति में वह बैगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण कर लेता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में दोस्तों सबसे अधिक और बैगनी रंग में दोस्तों सबसे कम होती है। वही दोस्तों सिस्टम आ गया विबग्योर वाला, तरंग दैर्ध्य वाला, कि लाल रंग की सबसे अधिक और बैगनी रंग की सबसे कम होती है। और जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह दोस्तों एक ऑक्सीडेशन, एक उपचयन और एक दोस्तों आपका रिडक्शन जिसको बोलते हैं अपचयन। आप लोगों ने उपचयन और अपचयन के बारे में 12th क्लास में केमिस्ट्री में दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा ही होगा अपचयन और उपचयन के बारे में। तो जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है एक उपचयन और एक अपचयन की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगला पॉइंट है प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। इससे दोस्तों हम हिल क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिल क्रिया कहते हैं। जो कि आपका प्रकाश जो रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में जब संपन्न होता है उसी को दोस्तों हम हिल क्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऊर्जा के रूप में एटीपी आपके होते हैं। एटीपी क्या होता है दोस्तों? और एक होता है आपका एनडीपीएच। क्या होता है? एटीपी व एनडीपीएच। ये दोस्तों आपके दो विकसित होते हैं, निकलते हैं, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया द्वारा संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है जिसमें CO2 का अपचय होकर शर्करा व स्टार्च या मंड बनाता है। स्टार्च को ही दोस्तों मंड बोलते हैं, जो कि आपके अनाजों में दोस्तों स्टार्च पाया जाता है, खाद्यान्न अनाजों में। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा प्लांट हार्मोन्स। प्लांट यानी कि दोस्तों पादप हार्मोन्स के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करते हैं। पौधों में दोस्तों निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। जितने भी आपके विभिन्न पौधे होते हैं, कोई पौधा तो एक तो होता नहीं, कई प्रकार के पौधे होते हैं, तो उन पौधों के हिसाब से दोस्तों विभिन्न प्रकार के दोस्तों आपके हार्मोन्स भी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स की। ऑक्सिन दोस्तों दुर्बल कार्बनिक अम्लों का एक समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन और कोशिका की वृद्धि आदि को दोस्तों प्रेरित करता है। दोस्तों जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है वो पौधों में दोस्तों किस प्रकार से कार्य करता है, पौधों के दोस्तों किस काम में आता है, पौधों से इसको क्या लाभ होते हैं। दोस्तों जो ऑक्सिन दुर्बल कार्बनिक अम्लों का एक समूह होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स जो है दोस्तों वो एक दुर्बल कार्बनिक अम्लों का समूह होता है जो पौधों में कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका की वृद्धि करता है। ये सब दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है। और ऑक्सिन हार्मोन्स का निर्माण दोस्तों कलिकाएं, पत्तियां और जड़ से लेकर शीर्ष तक सभी में दोस्तों आपका होता है। रूट को इंग्लिश में बोलते हैं जड़ को रूट्स, और बड्स होती हैं जो आपकी कलियां होती हैं, लीव्स पत्तियां होती हैं, इनमें सभी में दोस्तों आपका ऑक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। अगला आ जाता है दोस्तों ऑक्सिन कोशिका के विवर्धन, जड़ निर्माण, अग्रीय प्रभावित, फल निर्माण, खरपतवारनाशी का भी कार्य करता है। ऑक्सिन हार्मोन दोस्तों होता है वो कोशिका के विवर्धन के साथ साथ उसकी जड़ों का निर्माण करता है, रूट्स निकलती हैं, और उसके जो अग्रीय प्रभावित यानी कि जो आगे उसकी जो वृद्धि है लंबाई में पौधे की, उसमें भी दोस्तों ये प्रभावित होता है। उसमें दोस्तों फल भी लगते हैं, कलियां भी लगती हैं, और वह दोस्तों खरपतवारी नाश भी करता है। साइटोकाइनिन जो होता है दोस्तों इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? मिलर ने की थी। पहला क्वेश्चन तो आपको ये नोट करना होगा। अगला पॉइंट आता है साइटोकाइनिन RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। एग्जामिनर कभी कभी दोस्तों इजी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेता है। एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइएगा साइटोकाइनिन क्या बनाने में सहायक होते हैं, या पूछ सकता है कि साइटोकाइनिन व RNA बनाने में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल। तो ऐसे आपको ऑप्शन देता है जिसमें से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है वो दोस्तों क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। साइटोकाइनिन का प्रयोग दोस्तों बौने पौधों को लंबा करने के लिए किया जाता है। बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों आता है कि बताइएगा किसका प्रयोग करने से बौने पौधे लंबे हो जाते हैं, या पूछा जाता है कि बौने पौधों को लंबा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कि आपकी 2023-24 में परीक्षाएं होंगी, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाने की दोस्तों 100% संभावना है। पूछा जाएगा कि किसका प्रयोग करने से बौने पौधे लंबे हो जाते हैं,
या आपसे पूछ सकता है कि बौने पौधों को लंबा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का इस्तेमाल दोस्तों पौधों को लंबा करने के लिए ही किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला आता है दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन्स। जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों वो बीजों की प्रसुप्ति भंग करके उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। जो आपके दोस्तों बीज होते हैं, जब दोस्तों उनको हम बोते हैं तो दोस्तों सबसे पहले उसमें क्या होते हैं दोस्तों, अंकुरित होते हैं, अंकुर फूटते हैं उसमें। वो किस वजह से होते हैं, ये दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से फूटते हैं। यह दोस्तों बौने पौधों को दोस्तों लंबा कर देता है और फूल बनाने में मदद करता है। जिब्रेलिन्स का दोस्तों काम क्या होता है, जो पौधा होगा उसको तो लंबा करेगा ही, साथ साथ दोस्तों उसमें फूल भी आने लगेंगे, फूल बनाने में भी मदद करता है। और जिब्रेलिन्स दोस्तों कवक से निकलते हैं। यदि जिब्रेलिन्स की उत्पत्ति पूछी जाए तो दोस्तों जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो दोस्तों कवक से निकलते हैं। अगला पॉइंट है एथिलीन। एथिलीन दोस्तों एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा वह कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिलीन। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो कि दोस्तों गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो कि आपके एग्जामों में विगत वर्षों से दोस्तों पूछा जा रहा है, एथिलीन फलों को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में भी वृद्धि करता है। यह पुष्पों, फूलों व पत्तियों के विगलन को भी प्रेरित करता है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस मदद करती है, तो वो है आपकी दोस्तों एथिलीन। एथिलीन दोस्तों एक गैसीय अवस्था में जब पाया जाता है और एक हार्मोन्स भी है। तो वह कौन सा हार्मोन्स है जो कि फलों को पकाने में सहायक होता है, तो वो है आपका एथिलीन हार्मोन्स, या हम बोल सकते हैं एथिलीन। अगला है एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो कि बीजों की सुषुप्त अवस्था में रहता है। यह वृद्धि रोधक होता है जो कि एब्सिसिक एसिड होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है, जो पुष्पन में बाधक होता है, पुष्प नहीं आने देता है। फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस एक प्रकार का दोस्तों डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधों के जख्म भरे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों जब हमारी चोट लग जाती है हम लोगों को, तो दोस्तों हम क्या चीज़ लेते हैं, या तो दोस्तों हम सेप्लाडिन लेते हैं, कोई भी ट्यूब ले लेते हैं, जिससे हमारे दोस्तों घाव भर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक फ्लोरीजेंस भी होता है, जो कि एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है दोस्तों, जो कि घायल जो कोशिकाएं होती हैं उनके पौधों में जख्म भर देता है। वो कौन सा होता है दोस्तों, फ्लोरीजेंस। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है पादप रोग, जिसको बोलते हैं दोस्तों प्लांट डिसीज। इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों रंग परिवर्तन। हरिमाहीनता एक दोस्तों विषाणु जनित रोग होता है, जो कि दोस्तों पादप रोग होता है, एक प्लांट डिसीज होता है या पौधों की बीमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों रंग परिवर्तन, यानी कि दोस्तों रंग में परिवर्तन हो जाना। जैसे कि दोस्तों पत्तियों का रंग कैसा होता है, सभी को पता होगा दोस्तों कि जो पत्तियों का रंग होता है दोस्तों वो हरा होता है। लेकिन दोस्तों जब पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, पत्तियाँ पीली भी तो पड़ जाती हैं दोस्तों, और पत्तियों का रंग दोस्तों कभी कभी तो सफ़ेद भी पड़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अन्य पौधों में, जिसको दोस्तों मोजेक पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, सफ़ेद या मोजेक पैटर्न हम बोल देते हैं, जब पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो वही दोस्तों बात इसमें भी कही गई है कि रंग परिवर्तन हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग होता है। हरिमाहीनता को हम कह सकते हैं कि पत्तियों का रंग हरी होता है और उसको हरिमाहीनता यानी उसका हीन कर लेता है, उसको छीन लेता है। हरी पत्तियों का जो रंग होता है वो दोस्तों कैसा कर देता है, पत्ती का रंग पीला और सफ़ेद या मोजेक पैटर्न का हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पोटैटो मोजेक रोग। पोटैटो वायरस एक्स से होता है, जो पत्तियों में चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों अक्सर दोस्तों पौधों के बारे में आप लोगों ने दोस्तों बचपन से ही दोस्तों आप लोगों ने पत्तियों के बारे में देखा ही होगा। दोस्तों एक रोग होता है पोटैटो मोजेक रोग, जो कि दोस्तों वायरस एक्स की वजह से होता है।
पत्तियों में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, खुद का एक्सपेरिमेंट रहा है कि मैंने कई पत्तियों में ऐसा देखा है कि पत्ती हरी भी होती है और हरी के साथ साथ उसमें दोस्तों चितकबरापन भी आ जाता है। वो दोस्तों चितकबरी से हो जाती है, आधी हरी होती हैं तो आधी दोस्तों पीली होती हैं, कुछ हल्की सी दोस्तों चॉकलेट कलर की दोस्तों सूख के मुरझा जाती हैं, कुछ पत्तियों का रंग मिक्स टाइप से होता है जिसको बोल सकते हैं चितकबरापन। और दोस्तों कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो कि दोस्तों बौनेपन के लक्षण को प्रदर्शित करती हैं, यानी कि दोस्तों उनमें पूर्णतया दोस्तों वृद्धि नहीं हो पाती है। जो पत्तियां होती हैं वो पूर्णतया विकसित ना होकर दोस्तों वो सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे कि वो पत्तियां जो है दोस्तों सिकुड़ गई हैं, वो ना तो बढ़ती हैं ना ही दोस्तों घटती हैं, वो मुरझा जाती हैं, बौनी हो जाती हैं और दोस्तों वो पत्तियां सूख कर दोस्तों ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो वो दोस्तों किस प्रकार के लक्षण होते हैं, आपके बौनेपन के लक्षण होते हैं। अगला आता है दोस्तों तंबाकू रोग। तंबाकू रोग एक दोस्तों होता है, ये था आपका पोटेट रोग। ये दूसरा आता है तंबाकू रोग। तंबाकू रोग दोस्तों इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, वही बौनेपन जैसा लक्षण आता है। इसमें दोस्तों पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पत्तियों का दोस्तों जो क्लोरोफिल होता है, हरा रंग होता है, वो दोस्तों नष्ट हो जाता है और इस रोग को हम टोबैको मोजैक वायरस भी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों बंकी टॉप ऑफ बनाना। बंकी टॉप ऑफ बनाना यह रोग दोस्तों वायरस फर्स्ट से द्वारा बनता है। इस रोग को बनाना वायरस फर्स्ट द्वारा होता है और इस रोग में दोस्तों पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, जो बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग होता है, इसमें पौधों की कंडीशन इस प्रकार की हो जाती है, देखो ना तो पौधा आपका बढ़ता है, वो बौना रह जाता है और सभी पत्तियां दोस्तों एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वो एक जगह ही दोस्तों सारी पत्तियां हो जाती हैं, ना ही उनमें शाखाएं निकलती हैं ना ही कुछ निकलती हैं, केवल पत्तियां हो जाकर ऊपर की ओर शिखा यानी सबसे ऊपर शीर्ष पे इकट्ठी हो जाती हैं और पौधे की दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाती है, वृद्धि भी नहीं होने देती है और पौधे कैसे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। और यह रोग किसकी वजह से होता है, बंची टॉप ऑफ बनाना की रोग की वजह से होता है। क्लियर। चलिए यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। अगला पॉइंट स्टार्ट होता है दोस्तों बैक्टीरियल डिसीज़, यानी कि जीवाणु जनित रोग। जो जीवाणु जनित रोग है इनके बारे में आप लोगों से अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट आप लोगों को दिया गया है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर रोग का कारक दोस्तों जैंथोमोनास सीटी नामक जीवाणु से होता है। जो नींबू की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी इसी रोग से प्रभावित होते हैं। दोस्तों ये स्पेशल आपके नींबू के लिए ही कहा गया है कि जो नींबू का वृक्ष होता है इसमें दोस्तों नींबू की चाहे पत्तियां हों, चाहे शाखाएं हों, चाहे दोस्तों उसमें लगे हुए फल नींबू ही क्यों ना हो, ये दोस्तों आपका साइट्रस कैंकर रोग से जैंथोमोनास सीटी नामक जीवाणु की वजह से यह दोस्तों रोग हो जाता है, जिससे दोस्तों वह प्रभावित होते हैं। अब बात की जाए धान में दोस्तों एक रोग होता है जिसको बोलते हैं अंगमारी रोग। यह दोस्तों किस जीवाणु की वजह से होता है, ये आपका जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों में दोनों सतह पर पीला और हरा स्पॉट दिखाई देता है। वही हरा और पीला टाइप का जो स्पॉट दिखाई देता है वो धान को हम बोल सकते हैं धान में अंगमारी रोग होता है, जो कि एक जीवाणु होता है जिसको नाम होता है जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु की वजह से होता है। अगला आता है दोस्तों ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग। यह दोस्तों जैंथोमोनास नामक एक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद्र संरचना हो जाती है। आलू का सैथल रोग रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोग के कारण स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु होता है। गेहूं में कौन सा रोग होता है दोस्तों, टुंडू रोग। एक गेहूं का टुंडू रोग का कारक जो होता है वो कोरिन बैक्टीरियम टिट्रिकी नामक जीवाणु तथा एंजाइना टिट्रिकी नामक नेमाटोड होता है, जो करनाल फंट की गेहूं की एक दोस्तों बीमारी होती है। ये आपकी गेहूं की बीमारी है, कैरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी और एंजाइना टिट्रिकी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि कौन से रोग या लक्षण की वजह से किस तत्व की कमी हो जाती है। यदि दोस्तों हम की बात करें कि देखिए हर चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी पौधा क्यों ना हो, रोग लक्षण बीमारियां सभी में ही लगती हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक आम का पौधा है और एक बैगन का पौधा है, और आम और बैगन में दोस्तों कौन सा रोग हो गया है, आम एवं बैगन एक लिटिल लीफ नामक रोग हो गया है। तो जो आम और बैगन में एक लिटिल लीफ जो होता है, लिटिल लीफ, लिटिल मीन्स होता है छोटा, लीफ मीन्स पत्ती, क्योंकि आम और बैगन में दोस्तों एक लिटिल लीफ रोग होता है, इसमें पत्तियां दोस्तों बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, यह भी एक रोग होता है। तो यह रोग जो होता है वो दोस्तों पौधों में किस तत्व की कमी की वजह से होता है, तो वो होता है दोस्तों आपकी जस्ता की कमी की वजह से।
ऐसी प्रकार दोस्तों नींबू में भी एक डाईबैक रोग होता है और एक नींबू में लिटिल लीफ भी रोग होता है। जैसा कि आपका आम और बैगन में लिटिल लीफ होता है, ठीक वैसे ही दोस्तों नींबू में भी लिटिल लीफ रोग होता है। और उसी प्रकार नींबू में एक डाईबैक रोग भी होता है। ये किस तत्व की कमी से हो जाता है? ये दोस्तों तांबा की कमी से दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी आप लोगों ने खाई होगी। फूल गोभी में दोस्तों एक रोग होता है जिसको दोस्तों हम बोलते हैं ब्राउनिंग रोग। अब ब्राउनिंग रोग दोस्तों किस तत्व की कमी से होता है? ये दोस्तों बोरॉन की कमी से होता है। तो ब्राउनिंग से आप बोरॉन सेम वॉइस आ रही है तो आप दोस्तों सिमिलर है, याद रख सकते हो। मटर में दोस्तों मार्स रोग हो जाता है। कौन सा होता है मटर में? मटर के पौधों में दोस्तों मार्स रोग हो जाता है, जो कि किस तत्व की कमी की वजह से होता है? यह आपका दोस्तों मैग्नीज की कमी से होता है। लीची में दोस्तों पत्तियां जल जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, ये दोस्तों पोटेशियम की वजह से दोस्तों क्या होती हैं? ये पोटेशियम की कमी के कारण दोस्तों लीची में पत्तियों का जलना होता है। धान में दोस्तों खैरा रोग। धान में खैरा रोग दोस्तों ये जस्ता की कमी की वजह से होता है। किसकी? जस्ता की कमी के कारण धान में दोस्तों खैरा रोग हो जाता है। आलू का ब्लैक हट रोग। आलू की दोस्तों जो खेती की जाती है उसमें भी दोस्तों रोग लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक हट रोग। ये दोस्तों भंडारण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है। आंवले में निक्रोसिस रोग। आंवले में दोस्तों एक निक्रोसिस रोग होता है। यह किस तत्व की कमी की वजह से होता है? ये बोरॉन की कमी से दोस्तों हो जाता है। बोरॉन्ज तत्व की कमी की वजह से आंवले में निक्रोसिस नामक रोग हो जाता है। सलजम में दोस्तों एक रोग होता है जिसको बोलते हैं वाटर कोर, जो कि दोस्तों मैग्नीज तत्व की कमी की वजह से हो जाता है। गाजर में दोस्तों होता है कोटर स्पॉट। कौन सा दोस्तों? गाजर में कोटर स्पॉट नामक रोग होता है, जो कि दोस्तों कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। मक्का में दोस्तों वाइट बड रोग होता है, जो कि दोस्तों जस्ता की कमी की वजह से हो जाता है। चुकंदर में हट रॉट नामक एक रोग होता है, जो कि दोस्तों बोरॉन तत्व की कमी की वजह से हो जाता है। तो ये जितने भी दोस्तों आपके पेड़ पौधे दिए गए हैं उनसे होने वाले रोग किस तत्व की कमी से हो जाते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो कि आपको पढ़ने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से दोस्तों आता है दोस्तों वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। दोस्तों वनस्पति शास्त्र से संबंधित जितने भी आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलेंगे, आप इनमें से एक एक प्रश्न का दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके अभी तक के सभी एग्जामों में रिपीट होते आए हैं। कोई भी एग्जाम हो स्टेट या सेंट्रल का, सभी में दोस्तों आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं। अभी आपके जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो कि सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, उसमें दोस्तों आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के काम में आएंगे। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में आएंगे, एसएससी के सभी एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। यदि आपने 1-2 एग्जाम दिए होंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ वाकई ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, एजोला नामक एक जली फर्न को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों इसमें आपका 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था एग्जाम में कि फूल की कली से प्राप्त होता है, तो आपका कौन होता है दोस्तों? लौंग होता है, एग्जाम में आ चुका है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। पूछा जाता है कि हेरोइन किससे प्राप्त की जाती है? अफीम पोस्ता से। 2,4-D क्या है दोस्तों? 2,4-D एक खरपतवार नाशी होता है। आप 2,4-D जो है दोस्तों आप अपने घरों में भी देख सकते हो। जो गेहूँ, जो हमारी फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें होती हैं, उसमें जो हम खरपतवार नाशक दवा डालते हैं, आप कोई सी भी दवा लाना, आप उसमें ऊपर में ही देख लेना, एक मोटी सी हेडिंग लिखी होगी, इसमें लिखा होता है 2,4-D। 2,4-D जो कि खरपतवार नाशी होता है। और ये आपके तीनों क्वेश्चन जो है आपके, ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुनैन। कुनैन दोस्तों किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो दोस्तों कुनैन जो होती है सिनकोना पादप या सिनकोना पौधे की छाल से दोस्तों प्राप्त होती है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुकी है। 3-4 क्वेश्चन है जो मैं अभी लगातार बोलते आ रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है, ये भी आ चुका है कि पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण ही होता है। किसकी वजह से? कैरोटीन के कारण होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हाइसिंथ है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेकर्स स्वेर से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट आज से आता है दोस्तों कि कौन से पौधे आप लोगों के इसमें दिए गए हैं कि पौधे, उनके तथ्य के बारे में और उनके खाने योग्य भाग के बारे में बताया गया कि हम किस पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा होता है दोस्तों? सबसे बड़ा आवृतबीजी, इसमें दोस्तों एक आपका टाइप जो है दोस्तों इस बुक में आपका गलत लिखा है।
जो कि खाने योग्य भाग लिखा है दोस्तों, खाने योग्य भाग, ये आपका दोस्तों गलत लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप हटा दीजिएगा। इसमें आपके कुछ तत्व लिखे गए हैं जो कि पौधों के बारे में आप कहते हैं। ये खाने वाले योग्य के भाग नहीं है, वो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि कौन से भाग, कौन से हम फल का कौन सा भाग खाते हैं। किसी पेड़ पौधे का दोस्तों भाग थोड़ी खाएंगे, उसका फल ही तो खाएंगे। तो फल के खाने वाले जो भी आपके भाग हैं वो हम आप लोगों से पहले ही दोस्तों पहली ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आपके जो तथ्य दिए गए हैं कि कौन सा वृक्ष है वो किस तथ्य में या किस पौधे में आता है। जैसे कि सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका यूकेलिप्टस होता है। संसार का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा होता है, वो सिकोया वृक्ष होता है, जो कि सबसे बड़ा वृक्ष होता है और ये एक नग्नबीजी वृक्ष है। सबसे छोटा पुष्प जो होता है दोस्तों वो बुल्फिया का होता है। सबसे बड़ा फूल जो होता है, बड़ा पुष्प हम बोल सकते हैं, वो रफलेसिया होता है। तो बुल्फिया रफलेसिया, बुल्फिया सबसे छोटा है क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत ही छोटा से लिखा है बुल्फिया, और रफलेसिया बोलेंगे तो ऐसा लगता है कोई हम बड़ा बर्ड बोल रहे हैं, तो वो आपका बड़ा फूल हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला आता है दोस्तों सबसे छोटा परजीवी आवृतबीजी पौधा कौन सा है, आर्सीथोबियम। यह एक दोस्तों द्विबीजपत्री है। अगला आता है दोस्तों सबसे बड़ा नरयुग्म। सबसे बड़ा नरयुग्म दोस्तों किस पौधे का होता है, वो आपका साइकस या एक नग्नबीजी पादप होता है। कैसा है दोस्तों, यह एक नग्नबीजी पादप है। क्लियर, यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर दोस्तों हम आप लोगों से चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है आपका सबसे बड़ा बीजांड। यह हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा बीज किस पौधे का होता है, तो वो दोस्तों आपका साइकस पौधे का होता है। किसका होता है दोस्तों, साइकस नामक पौधे का सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है, तो वो होता है आपका शैवाल का। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है, और जो सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है वो आपका ट्राइलियम में होता है। किस में होता है दोस्तों, ट्राइलियम में होता है। सबसे बड़ा पुष्प अभी मैं आपको बताया था रफलेसिया ओरोलाई, आप बस इतना याद रख लीजिए, रफलेसिया का होता है। अगला आता है सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा होता है या पौधा कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों हेलेप्लोपोस ग्रेसिलिस। हेलेप्लोपोस ग्रेसिलिस जो होता है वो सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा होता है। अफीम देने वाला पौधा कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं पोपी, या हम बोल सकते हैं पेपावर सोमनीफेरम। इसमें दोस्तों मोफिन पाई जाती है, जिस कारण दोस्तों इसको पेपावर सोमनीफेरम या पोपी कहते हैं, जो कि अफीम प्रदान करता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों सबसे छोटा टेरिडोफाइटा। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा जो होता है दोस्तों यह एजोला नामक पौधा होता है, और एक जलीय पादप है। यह एक जलीय पौधा है, जो कि दोस्तों एजोला नामक पौधा है वो स्थल में नहीं बल्कि जलीय पादप है, जल में पाया जाता है। कॉफ़ी देने वाला पौधा कौन सा होता है, वो कोफिया अरेबिका होता है, जिसमें दोस्तों आपकी कैफीन पाई जाती है। कोको देने वाला पौधा कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है आपका थियोब्रोमा केकुओ। इसमें से दोस्तों थियोब्रोमीन व कैफीन होती है, जिसको हम बोलते हैं कोको। अगला आता है दोस्तों सबसे हल्का कास्ट वाला पौधा, जो कि आपका हार्डविचिया बाइनेका होता है। सबसे बड़ा बीज दोस्तों किसका होता है, वो कोकोडीमेर का होता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप होता है वो होता है जेमिया पिग्मिया, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है कि सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन सा है, जेमिया पिग्मिया। जीवित जीवाश्म कौन सा है, तो वो आपका साइकस है। नेक्स्ट आ चुका है कि सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा तो वो होता है आपका विक्टोरिया अमेजोनिका। यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑजियोग्लेसम, जिसके दोस्तों डिप्लॉयड गुस्का में 1266 दोस्तों गुणसूत्र होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा माना जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें स्टार्ट होता है पारिस्थितिकी, या हम बोल सकते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, या हम बोल सकते हैं इकोलॉजी। तो आपकी दोस्तों जो कि वनस्पति थी वो आपकी लगभग दोस्तों खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से दोस्तों आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। अब इसमें हम दोस्तों इकोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इकोलॉजी क्या होता है दोस्तों, इकोलॉजी हम किसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। इसमें दोस्तों हम जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आप लोगों का वनस्पति विज्ञान जो है चैप्टर वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों के लिए दोस्तों इसमें नया चैप्टर आया पारिस्थितिकी विज्ञान। इस पर कोई मैं अलग सा थंबनेल नहीं लाऊंगा, आपका वनस्पति विज्ञान में ही दोस्तों चलेगा ये पारिस्थितिकी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में ही ऐड होके चलेगा पेज बाय पेज पारिस्थितिकी विज्ञान। इससे में कोई अलग से थंबनेल नहीं आएगा। लगभग 2 वीडियो में आपका ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, 2 ही वीडियो में।
अगला पॉइंट है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय या हम बोल सकते हैं बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय कहते हैं। विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाइयों को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्योंकि दोस्तों ये आपकी वातावरण, इकोसिस्टम या हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल सिस्टम। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि आपके लिए यह पॉइंट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के थ्रू, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टेंसले ने किया था। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं और जैविक घटक को उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक में दोस्तों विभाजित किया जाता है। अगला आता है कि उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे जो होते हैं दोस्तों वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से स्वयं बनाते हैं। अगला पॉइंट है, उपभोक्ता उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। अपघटक मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई। अगला पॉइंट है, अगला है दोस्तों अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका कार्बनिक पदार्थ हुआ, अकार्बनिक पदार्थ हुए, जलवायु भी कारक हुए, जैसे कि आपका आर्द्रता, मृदा, खनिज तत्व, जल, प्रकाश, टेम्परेचर और आपकी दोस्तों वायु। ये सभी कैसे हैं दोस्तों? ये सभी आपके अजैविक घटक हैं। क्लियर? तो ये था दोस्तों आपके पारिस्थितिकी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आप लोगों को बताई। अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रदूषण, जिसको बोलते हैं दोस्तों पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉल्यूशन। चलिए, प्रदूषण यानी कि दोस्तों पॉल्यूशन। प्रदूषण किसे कहते हैं? कि वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के से होने वाले परिवर्तन को हम प्रदूषण कहते हैं। कि प्रदूषण दोस्तों आपके कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ये सभी क्या हैं? आपका भौतिक क्रिया भी द्वारा प्रदूषण होता है, रासायनिक क्रिया भी द्वारा प्रदूषण होता है और आपके जैविक गुणों द्वारा भी प्रदूषण होता है। ये आपको पहले से ही पता होगा, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बस आप लोगों का दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा यदि बेस मजबूत होता है तो आगे दोस्तों हमें परेशानी नहीं होती है। तो आप लोगों को इनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम प्रदूषण के बारे में बताएंगे। तो प्रदूषण तक हमने दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास में दोस्तों कवर किया है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब कल की क्लास में दोस्तों हम आप लोगों से प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे और कल की क्लास के बाद कल इसका दोस्तों सेकंड लास्ट वीडियो आएगा। उसके बाद दोस्तों इसका एक और वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो रहेगा, जो कि आपकी दोस्तों येलो बुक की अंतिम क्लास रहेगी। तो अंतिम क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। और आज की जो क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो, बातें समझ में आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का जो तरीका आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट किए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में रात 8 बजे सभी प्यारे दोस्त। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।